आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इस जद में ना आए। पाकिस्तान बचाना है, जो नहीं झुका है झुकेगा। हमारी इस हुब्बुल वतनी को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इमरान को हमें नहीं चाहिए। इमरान मेरा और आपका जो है वो खून चूस चूस के जो जिन्होंने सेहत बनाई हो, इतनी आसानी से सेहत खराब नहीं होती। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखी बढ़ती जा रही है और अब हालात जो हैं वो सिंध और विफाक के दरमियान कशीदगी या महाज आराई की तरफ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कोटरी में जलसे से खिताब के दौरान काफ़ी सख्त एक धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि अगर सिंध के लोगों ने उनसे बरताए गए सलूक पर और जनूबी पंजाब के लोगों ने महरूमियों पर और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी तो वफाकी हुकूमत जो है यानी इमरान खान की जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा, उसके ताबूत में आखिरी कील होगी। ये सख्त बयान बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सामने आया है। क्या ये धमकी है बिलावल की तरफ से या फिर हुकूमती दबाव के जवाब में ये पीपल्स पार्टी की तरफ से दबाव की एक कोशिश है? और नून लीग की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि इसी तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है। आज शाहिद हकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सख्त तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत की पॉलिसीज को और साथ ही साथ आज जो कोट लखपत जेल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया नून लीग के कारकुनान की तरफ से। एहसन इकबाल ने भी कुछ इसी तरह की धमकी आमेज टोन इख्तियार की। उन्होंने कहा कि कारकुनान हमारे जो है वो सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें जो इस वक्त कशीदगी है, ये हुकूमत का जो एक बड़ा एजेंडा है रिफॉर्म्स का, कानून साजी का, उसको मुतासिर कर सकती है। चूंकि अब फौजी अदालतों का मामला है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट में लेके आना है और साथ ही साथ मिनी बजट भी 23 जनवरी को पेश किया जा रहा है। तो हुकूमत अपने इस कानून साजी के अमल को कैसे लेके आगे बढ़ेगी अगर अपोजिशन के साथ इस तरह का तल्ख एक माहौल होगा, तल्ख रवैया होगा। और NRO की बातें पहले भी चलती रहीं, आज फिर से फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की वाज़ेह हिदायत किसी किस्म का ले दे नहीं होगा, जबकि शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि अब NRO का किस्सा बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने 183 पेशियां भुगती हैं, वो किसी किस्म के NRO वो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो NRO करेंगे, इतना सख्त वो एहतसाब के अमल से गुजरे हैं। तो सारा जो माहौल है आने वाले दिनों में क्या बनने जा रहा है इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। इन तीनों रहनुमा से हम बात करेंगे। कायरा साहब बताइएगा, जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सख्त उन्होंने लहजा इख्तियार किया, पहले भी काफ़ी हम उनके सख्त बयान देख रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा सुना दिया जाए उन्होंने कोटरी में आज क्या वफाकी हुकूमत को उन्होंने एक तरह की थ्रेटनिंग टोन भी मैं से कह सकता हूँ थी, क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो, अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। अगर सिंध के अवाम ने, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने, अगर पंजाब के अवाम ने, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी इंसानी हकूक की पासदारी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की थ्रेटनिंग टोन आपने देखी। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये वफाकी हुकूमत को धमकी थी या फिर जो वफाक की तरफ से दबाव कहा जाता है पीपल्स पार्टी उन पर बढ़ाया जा रहा है, साजिश की जा रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये उसका जवाब है या फिर ये दबाव की एक जवाबी दबाव का उनका एक कोशिश है? इस पर हम कायरा साहब का जवाब जानने के छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक द शो। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हुमायूं अख्तर खान साहब, जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, एक धमकी आमेज टोन थी कि पंजाब के लोग जो हैं, जनूबी पंजाब के लोग अपनी महरूमियों पर, सिंध के लोग वफाक के सलूक और रवैये पर, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं तो ये आपकी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगा। कितना सीरियसली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इस आज के उनके इस बयान को लिया है, और लगता है कि हालात इस तरह के हैं कि हुकूमत हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चल सकती है, जो कि ज़ाहिर है महंगाई का मामला पहले ही था, साथ ही साथ अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो कोई इस तरह के हालात आपको खदशा है कि कोई तहरीक चल सकती है अवामी इशूज़ को लेकर? मेरे तो ख्याल में कोई अभी तहरीक नहीं चलेगी। हो ये रहा है कि पहली दफ़ा इंतहाई एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा कि असल में इशू चल रहा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं इनकी टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़ अरसा दराज से कुछ केसेस चल रहे हैं और पाकिस्तान के इदारे चला रहे हैं, जो ना हमने शुरू किए, PTI का ऐसे कोई अमल दखल नहीं था, और ना ही हमारा को बस चलता है इनको किसी राह पे चलाने के लिए। नैब हमारे नीचे नहीं है, ये नैब चेयरमैन पीपल पार्टी और PMLN के लगाए हुए हैं, इनको हटा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सकती है। मेरा ख्याल हम तो जो भी अभी बयानात आ रहे हैं हम तो ये भुगत रहे हैं, वरना खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी हुकूमत है, पंजाब में अभी हमने हुकूमत बनाई है, और साउथ पंजाब की फलाह बहबूद का नारा लगा के हमारी हुकूमत वजूद में आई है। बलूचिस्तान में हम शरीक हैं हुकूमत में, और सिंध में भी जो अर्बन सिंध है, सिंध के शहर हैं, उसमें पहली दफ़ा PTI का बड़ा अच्छा कारकर्दगी रही है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई तहरीक शुरू अभी हो सकती है। अवाम में इस तरह की कोई सोच नहीं है। ठीक, कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज जो बयान था कोटरी में, सख्त बयान था, क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कोई धमकी थी, या जो वफाक की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, जैसे आपकी कहा कि दबाव है, ये साजिश कर रहे हैं आपकी सिंध हुकूमत के खिलाफ, उसके खिलाफ टिट फॉर टैट था, वो दबाव के जवाब में ये जवाबी दबाव था, या फिर क्या था? या फिर पीपल्स पार्टी सीरियसली कंसीडर कर रही है इस तरह के किसी मामले को कि अवामी इशूज़ को लेकर कोई तहरीक चलाई जाए वफाकी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान को अगर देखना हो सिस्टम की स्टेबिलिटी के हवाले से, सिस्टम को कंटिन्यूशन के हवाले से, तो याद कीजिए 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को मुस्लिम लीग, JUI, ANP और इस तरह बाकी जमातों का एक ग्रुप मिला आपस में, और एक फैसला उन्होंने किया कि इस मामले पे गौर किया जाए कि असेंबलियों का बाइकाट कर दिया जाए इलेक्शन की धांधली की बुनियाद पर। तो आपको याद होगा 27 तारीख को जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने न सिर्फ उन सारी जमातों से गुजारिश की, अपना ऐलान किया कि हम असेंबलियों में जाएंगे, और बाकी जमातों से गुजारिश की कि हमें बावजूद धांधली के, बावजूद सीरियस रिजर्वेशन के और उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए उनसे गुजारिश की, और एक कमेटी बना के उनके पास भेजा, और हमने जाके उन जमातों से गुजारिश की तो वो हमारे साथी मान गए। अगर पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के इरादे से होते और हम उस आवाज में अपनी आवाज मिला देते कि इस असेंबलियों में न जाया जाए, तो फिर तो ये असेंबलियां पैदा होने से पहले ही आधे मेंबर असेंबलियों में ना होते तो कहाँ जाती। तो गुजारिश ये है कि बिलावल साहब कभी भी सिस्टम के डिस्टेबल करने के हक में नहीं है। उन्होंने असेंबली के अंदर आके जो बातें की है, उन्होंने इससे पहले जो गुफ्तगू जितनी आज तक की है, लेकिन आप लोग दो पहलू गौर कीजिए। नंबर वन, सिंध गवर्नमेंट के साथ क्या सलूक हो रहा है, इन सिंध के फंड उनको नहीं दिए जा रहे। सिंध की गवर्नमेंट के खिलाफ तसलसल के साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक नारवा सलूक है, इनको गैस नहीं दी जा रही, उनका हक है। उनको पानी के ऊपर एक सीरियस रिजर्वेशन है, वो नहीं दिया जा रहा। सिंध के अंदर अगर डेवलपमेंट का कोई कराची को प्लान किया जा रहा है तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का कोई इस्तेकाज नहीं है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंटरफियर में जाके काम करे। वहां पे एक टास्क फोर्स बना के काम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के कुछ पहलू, फिर उनके मुदरा के जिस तरह की गुफ्तगू है, जो वो जबान माशाल्लाह अल्लाह इस्तेमाल करते हैं और तसलसल से किए जा रहे हैं और हम बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। और दूसरा ये है कि
जो बिलावल साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को जिस तरह एम्बेरस करने की कोशिश की गई है, और बावजूद अदालती फैसले के अदालत ने हुक्म दे दिया कि इनके नाम ईसीएल से निकाल दिए जाए। अटॉर्नी जनरल साहब ने जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री को बता दिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री समरी लेके गई कि अदालत का हुक्म है, लिहाजा ये नाम निकाल दिए जाएं। और इंटीरियर मिनिस्टर याद रहे वज़ीर आज़म खुद है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ये प्रपोजल लेके गई, ये समरी लेके गई और काबीना में जाके उसको मुस्तरद करा दिया गया। बिल्कुल, ये क्या है? तो इस तरह के अगर आप गिमिक्स खेलेंगे, इस तरह के आप लोगों के लिए के साथ जाति करेंगे, तो बिल्कुल लहजों में तल्खियां आ जाती है। नौजवान आदमी है, उनके लहजे में भी तल्खियां हकायक पे मबनी है। लेकिन एक बात, इसका कत्तन इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस है तो हम उसके बिल्कुल न कोई रियायत मानते हैं, न कोई दबाव डालते हैं। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हम अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के से ज़ियाउल हक और उसके बाद मियां नवाज शरीफ और अनवर दौरों से डसे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, एक बेहतर लॉ बनना चाहिए और विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। बाजू मरोड़ने का अमल और वफादारी का तब्दील करने का अमल नहीं कराना चाहिए। जो तो कायरा साहब, आप समझते हैं कि अब वो सिचुएशन पॉइंट आ चुका है, अब वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है? आपने तो कुछ और एक्सपेक्ट करके सिस्टम को सपोर्ट किया था। नहीं, कोई हम लबरेज करने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। बावजूद इनके सारे हथकंडों के हमारी जमात, ये मुस्लिम लीग भी और हमारी पीपल्स पार्टी भी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम कंटिन्यू करें। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट, बावजूद कि ये गवर्नमेंट धांधली से इंस्टॉल हुई, तो फिर लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम को आगे चलना चाहिए। अगर ये खुद इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, असल में इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनका यह है कि ये कुछ डिलीवर तो कर पा नहीं रहे। इकोनॉमी के साइड पे देख ले, सोसाइटी के साइड पे देख ले, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे देख ले, ट्रांसपेरेंसी के बड़े दावे थे। खान साहब ने जो वादे किए हुए थे, अब खुद अलीमा खान साहब आ गए, केस खान साहब के अपने पांव उसमें आ गए, उनके बाकी लोगों के हैं। तब इनके ऊपर जो दबाव आया है उसको सेटिसाइड करने के लिए परफॉर्मेंस के जरिए नहीं, बल्कि एलिगेशंस के जरिए जो अपोजिशन में इनका रवैया रहा, अब ये फिर वही रवैया अख्तियार करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इनके, हमारे अख्तर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इन जैसे लोगों को एडवाइजरी में ले ले, ताकि ये सीनियर और संजीदा लोग हैं, ये उनको कोई बेहतर राय दे सके। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, दूसरी कोई राय नहीं है। ठीक, जिसने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है वो पाकिस्तान का प्याजाला होना चाहिए, लूटी हुई दौलत आनी चाहिए बिल्कुल, और बेहतर गवर्नेंस होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, ये किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विक्टिमाइजेशन का तासुर नहीं उभरना चाहिए, जो एहतसाब है वो जरूर होना चाहिए। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, कायरा साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत एतमाद किया कि सिस्टम आगे बढ़े, सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो, उनकी पूरी कोशिश रही, लेकिन वफाकी हुकूमत खुद नहीं चाह रही कि ये सिस्टम आगे चले। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोलैबोरेशन की, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की, तो जब आपने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे आपने कोलैबोरेट किया, कोऑपरेट किया, तो उसके रिजल्ट्स आए, उसके समरात आपने देखे कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मामला शहबाज शरीफ साहब के, साद रफीक साहब के, वो हुकूमत ने किए। पीएससी की चेयरमैनशिप का मामला था, वो हुकूमत ने वहां पे झुकाव दिखाया कि अपोजिशन यकजा हो गई। तो क्या अब पार्लियामेंट के बाहर भी कोई इस तरह का सियासी इश्तराक हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट के बाहर आपके जो इश्यूज हैं उस पर नून लीग सिर्फ फोकस करेगी, जो आपकी कानूनी जंग है उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बिल्कुल कायरा साहब ने भी इस तरफ निशानदेही किया, और मैं कैटेगरिकल आपसे कहता हूँ, आपके जरिए आवाम को भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही है कि हम इस हुकूमत को जो है वो न चलने दें। हम इस हुकूमत के खिलाफ पहले दिन पे कुछ साजिशें करें, हम इस हुकूमत को गिराएं। हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी इस इलेक्शन के बारे में, उसके बावजूद भी हमने कहा कि हम इस पार्लियामेंट को चलना चाहिए, जमहूरियत को आगे जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह अब इस हुकूमत ने काम शुरू किया हुआ है, जिस तरह आज महंगाई का तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है, आप देखेंगे पाकिस्तान में कहां तक कीमतें पहुंच गई है। जिस तरह ये खुद मसनूई इतनी शदीद सर्दी है, ये वक्त है LNG का जो इन्हें मंगवानी चाहिए थी, ये नहीं मंगवा सके। इन्होंने इस बात की बैठ के इन्हें फैसला करना चाहिए था कि सर्दियों का मौसम आता है और गैस हर घर को चाहिए, ये वो प्रोवाइड नहीं कर सके। और आज किस तरह गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया रोज रोज गिर रहा है, जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज रोज गिर रही है। और अब हम नहीं, अपोजिशन नहीं, आज अगर एक फेडरल मिनिस्टर भी कह रहे हैं
ये हमें लगता है और हमें खौफ है कि कहीं हमारी इकानमी पूरी तरह डूब ही ना जाए। ये बातें जब इनकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए वज़रा भी करेंगी, फिर हम हमारा हक है कि हम कौम को और लोगों को ये बताएं कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये कहते थे कि हम फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करेंगे, तो आप पार्लियामेंटेरियन सियासी जमातें से न पूछें कि ये मामला जो हैं, आप कहते थे कि हम आएंगे तो हम फौरी और सस्ता इंसाफ लाने के लिए इतनी बड़ी लेजिस्लेशन लेके आएंगे जो हुकूमत 6 महीने में अपनी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना सकी। आज तो हमने जावेद अब्बासी साहब कोट लखपत जेल के बाहर जो मनाजिर देखे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिन अवामी इश्यूज को आप गिन रहे हैं, इन पे भी नून लीग बाहर निकलेगी या फिर ये मामला पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा? देखिए, अगर मैं आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ तो पूरा लोग आपके प्रोग्राम सुनते हैं। पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिए है, वहां बात करेंगे। हर फोरम पे हम ये मामला रेज करते हैं। हमें कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमने इस हुकूमत से हमें को खौफ, ये अकाउंटेबिलिटी करें। और मया अख्तर साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है, मुझे इत्तराम है, उनका सीनियर लीडर है। कौन डरता है इस अकाउंटेबिलिटी से? हमारे खिलाफ आपने केसेस कर दिए हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हमें सजाएं हो चुकी है। हम अपना मामला अदालतों के अंदर अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, पर पूरी कुव्वत के साथ आप हमारे खिलाफ कोई चीज स्टेब्लिश नहीं कर सके जो करप्शन का मामला करते थे। लेकिन हम कहते हैं कि जो आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, जो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था, आप बार बार लोगों को कह रहे थे कि हम आएंगे तो इस मुल्क में नौकरियां देंगे, जहाँ आएंगे तो हम इस मुल्क में कीमतें जो है उसकी कम करेंगे। समर साहब एक बात मुझे कहनी है, हम कहते हैं इस तरफ जो मामलात इस मुल्क के अभी चल रहे हैं, जिस तरफ ये हुकूमत जा रही है, इनके अभी कोई डायरेक्शन लेस है। अभी तक इनको कोई डायरेक्शन नहीं है। चलिए, आपका जवाब आ गया। मैं दोबारा तो आपकी तरफ मायूतर खान साहब, आप मामला यह है कि जो बात कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वही बात कायरा साहब भी कर रहे हैं कि वो एहतसाब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन यकतरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए, इंतकाम का तासुर नहीं उभरना चाहिए। अब मयार की अगर हम बात करें, एक तरफ आपने सिंध के इलेक्टेड वजीर आला का नाम ECL पे डाल दिया है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL पे है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद आपने नाम नहीं निकाले ECL से। दूसरी तरफ नैब के कहने पे लियाकत जतोई साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका नाम ECL पे था, उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाती है। तो ये दोहरा मयार तो हुआ ना हुकूमत का। फिर देखिए, मुझे इन दोनों लीडरान का बहुत एहतराम है। कायरा साहब और अब्बासी साहब कॉलीग्स रहे हैं माजी में। अफसोस इस बात पे है कि पीपल पार्टी ने, जरदारी साहब ने सफ़र किया और 11 साल जेल काटी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हाथों, और बहुत से और सियासी लीडरान ने अकाउंटेबिलिटी भुगती। लेकिन पीपल पार्टी के 5 साल 2008 से 2013 और PMLN के 5 साल 2013 से 2018, अफसोस का मकाम है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ नैब ऑर्डिनेंस जो है, इसमें एक शिक तब्दील ना की जा सकी। अब इस ऑर्डिनेंस में नैब चेयरमैन के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं। नैब चेयरमैन कानून के मुताबिक चलता है और अपनी जजमेंट के मुताबिक चलता है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है नैब की कार्रवाई में। अब अगर उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है कि किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा हो, या तो वो ना पकड़े या इंक्वायरी स्टेज पे ही पकड़ के उसको अंदर बिठा दे, या किसको ECL में डालना है किसको नहीं डालना। तो मैं तो अभी भी कहूंगा जी, ECL पे तो जनाब मायूतर खान साहब वज़ारत दाखिला डालती है, ECL पे नाम आपका नैब तो नहीं डालता। यहाँ पे नियत पे सवालात उठ रहे हैं, मैं ECL पे आ रहा हूँ जी, मैं ECL पे आ रहा हूँ अभी। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी होगी, जैसे मुल्क की इकॉनमी हो गई, जैसे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, इसमें तमाम पार्टियों को मिल के बैठना चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क है, ये मुल्क नहीं होगा तो हम सियासत किधर करेंगे जाके। जहाँ तक ECL पे ताल्लुक है जरदारी बिलावल भुट्टो साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध का और जरदारी साहब का, देखिए फैसला काबीना ने यह किया था कि एक स्पेशल कमेटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेजा। उसने कहा कि हाँ जी, हमने रिव्यू किया है, हमारे ख्याल में पहले ECL पे गए थे GIT के कहने पे, इंटीरियर की कमेटी ने कहा कि जी ये 20 नाम जो है हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक काबीना का मुनासिब फैसला था कि भाई आप डिटेल्ड जजमेंट आने दें
और जिस दिन डिटेल जजमेंट आ जाएगी, काबीना जो है कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक जो फैसला करना होगा कर देगी। उसने ना नहीं की, ना ही उसने कोई नाफरमानी की है सुप्रीम कोर्ट के अमल की। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जरा देखा जाए, थोड़ा जरा सब्र कर ले, जैसे डिटेल जजमेंट आएगी तो काबीना फैसला कर लेगी इस पे। देखिए साहब, हम कोई उतावले नहीं हुआ पड़े, हम कोई गवर्नमेंट को जाके धरने नहीं कर रहे कि हमारे नाम ईसीएल से निकाल दो। ईसीएल में नाम पड़े रहेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये तो अदालत का अपना फैसला था, अदालत का कंधा इस्तेमाल किया गया। अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर आपने बेस किया वो कोई आसमानी सहीफा है, वो तो वन साइडेड एक स्टोरी है, उसके ऊपर अभी कोई अदालत का किसी का कार्रवाई नहीं हुई। और फिर इंटीरियर मिनिस्टर खुद वजीर आजम है, उनकी वजारत जो है वो समरी भेज रही है, वो 20 लोगों के नाम निकालने के लिए वहां से रिकमेंड करती है, कैबिनेट में जाके बैठ के उसको रिजेक्ट करती है। ये तमाशा हुआ ना, ये क्या बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब को धरने देने का खुद बड़ा शौक था। आज उनको यही हमने कहा ना कि जनाब अगर आप यही रवैये जारी रखेंगे तो ये सियासत का वतीरा आपने शुरू कर रखा है। जिस तरह सियासत के अंदर लिसान खराब किया और आज सारी जमातें, ये मुझे नहीं याद इससे पहले कभी ऐसा कभी कभार कोई करता था तो हर बंदा उसको कंडेम करता था। और हुमायूं साहब इसको बिल्कुल मेरी बात को सेकंड करेंगे, मुझे यकीन है कि ये जो कि इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती, इनको फला, ये जो लैंग्वेज है ये सियासत के अंदर मुरव्वज की ही तो इमरान खान साहब ने है। आज खुद उसका सामना करना पड़ेगा। सो धरने देने की बातें हमने की, हम बिल्कुल करेंगे कि भैया आपके खिलाफ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का तो जी कोई बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हम चाहें, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की यही नीयत हो तो सबसे पहले तो जी सेनेट के चेयरमैन को तो यूं चुटकी बजाते हुए फारिग हो सकता है। वो क्या काम है, दोनों जमातें इकट्ठी हो, सेनेट के चेयरमैन घर 4 वोटों की अक्सरियत इनकी 6 वोटों की है टोटल असेंबली के अंदर। इनके बहुत सारे इत्तेहादी इनसे नाराज है। अगर डिस्टेबलाइज करना ही मसला हो, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने बाकायदा एक शुरू किया हुआ है यलगार कि जी वहां पे सिंध गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर को टास्क फोर्सेस बना के गवर्नर साहब जाके खुद, जिसका काम नहीं है, वो जाके अपोजिशन की जमातों से मिले और वहां पे पॉलिटिकल अलायंसेस बनाने की बात करें, शौक से करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो इलीगल काम कर रहे हैं। उसके जवाब में अगर कोई बात की जाती है तो उसका मतलब सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। ये गवर्नमेंट अगर गिराना मकसूद हो तो फिर बड़ा लंबा काम नहीं है। बट हम नहीं चाहते, मैं दोबारा आपको अश्योरिटी से कह रहा हूं कि ये ना हमारी ख्वाहिश है ना मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है। नहीं चाहते या नहीं करेंगे, ये फैसला है कि नहीं करेंगे नहीं, तो बात का इशू है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम सर्टेनली नहीं चाहते कि ये सिस्टम डिस्टेबलाइज। मैं कुछ कह सकता हूं समझ? जी हुमायूं साहब आप ऐड करें। मैं कुछ कह सकता हूं समझ? जी जरा एक सिर्फ रिमार्क कि मैं मुतफिक हूं। मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की जो आज की गुफ्तगू है, नौजवान आदमी है, शायद थोड़े से जोश में आ गए हों। आजकल हमारे काफ़ी साथी जोश में आ जाते हैं जी, कुछ हमारे अपने। तो ये पीपल पार्टी को ये मालूम है, वो पुरानी पार्टी है, 50 साल से सियासत कर रही है, कि अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो उससे सारी हुकूमतें बशमूल इनकी हुकूमत सिंध में वल्नरेबल हो जाएगी। और इनको इतनी समझ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। देखिए कारा साहब, आप तो मेरे से सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अब्बासी साहब भी। ये हमारी, देखिए पीटीआई को आप एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देंगे कि पीटीआई में एक ख़ास तबका इस मुल्क का सियासत में शामिल हुआ है, नौजवान पढ़ा लिखा तबका, जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी, जो भी पहले कारोबार ज़िंदगी में थे, काफ़ी कामयाब लोग थे, अब वो सियासत में आए हैं और इलेक्शन नहीं जीते हैं और उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं। लेकिन हुमायूं तो बहुत जल्द तौर तरीके समझ लेंगे। जो हुमायूं तो यहाँ पे एतराज है अपोजिशन का, वो गवर्नमेंट के रवैये पे एतराज है। आपका रवैया ठीक नहीं है, आप रोजाना तस्दीक में जुबान इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन के रहनुमाओं से मुतल्लिक उन्हें चोर डाकू कह के पुकारते हैं, जो कायरा साहब भी जिस तरफ इशारा भी दे रहे थे। इस तल्ख माहौल के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है कानून साजी का, रिफॉर्म्स का, वो कैसे लेके आगे आप बढ़ेंगे? आपने अभी बजट लेके आ रहे हैं, आप फौजी अदालतों का बिल लेके आ रहे हैं, कैसे चलेगा? 2 रुकनी कमेटी तो बना दी, शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें शामिल हैं, उस पर परवेज खटक साहब शामिल हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों के बगैर कैसे चलेगा? प्राइम मिनिस्टर ने 2 रुकनी कमेटी जो बनाई है, उसमें सीनियर हमारे पॉलिटिशियन शामिल हैं। आप देखेंगे, देखिए पार्लिमानी निजाम में ये चीजें होती रहती हैं। अब किसी पार्टी की ये ख्वाहिश के जाके कोशिश करे,
PMLN ने हमें कहा था हम तो आपको पंजाब में गिरा देंगे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने पहले कहा था कि मुझे इशारा मिले तो मैं वफाकी हुकूमत गिरा दूंगा। ये बातें होती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली होगा जाके। अब देखिए हमारी सीनियर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर ने 2 सीनियर तरीन हमारे वज़रा की एक कमेटी बनाई है और एक बातचीत का मेरा ख्याल है कि सिलसिला अब शुरू होगा। साहब इसमें कोई एतराज नहीं है, हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं, हम अब भी करेंगे। तो लेकिन सवाल ये है, चीजों में भी ये चीज फैलेगी। सवाल ये है कि जहां तक ताल्लुक ये फेडरेशन है ना, ये 4 सूबे और एक फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें से कोई एक भी अगर डिस्टेबलाइज होगा तो सारे का सारा निजाम होगा। ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, मैं कतई इस बात का हामी न था न हूं। बिलावल साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, हम चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करने नहीं जा रहे, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन अगर मजबूर करेंगे, सांस बंद करेंगे तो फिर मरता क्या ना करता, फिर कुछ भी करना पड़ता है। कायरा साहब, अब फौजी अदालतों का मामला है, पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये क्लियर 2 टोक मौकिफ है कि आपने फौजी अदालतों की हिमायत में वोट नहीं करना, या फिर हालात व वाक़यात के पेश नज़र मौकिफ में नरमी आ सकती है? देखिए समर, जब ये पाकिस्तान के अंदर जब भी हमने अल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम के जरिए इंसाफ करना चाहा है तो वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इस्तेमाल भी उसके किए गए और हमारे खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुआ वो कानून। इसलिए हम किसी भी ऐसे नॉन जो कन्वेंशनल जुडिशियल सिस्टम है या जस्टिस सिस्टम है उसको हमेशा अपोज करते रहे हैं। जब ये बिल पास हुआ उस वक्त भी एक मजबूरी के आलम में, और आपको याद होगा मियां रज़ा रब्बानी ने आंखों में आंसू थे जब उसने वोट किया था। ये पीपल्स पार्टी का मिजाज है। अब हमने उस वक्त एक कौमी मजबूरी थी, हमने कहा जी ठीक है इसको टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे कीजिए, लेकिन उसके साथ अपना जो एम्पावरमेंट ऑफ द रेगुलर जुडिशियल सिस्टम है उसकी जरूरत है, उसको करें। उसको नहीं किया गया, फिर एक दफा एक्सटेंशन हुई। अगर हमने अपने जुडिशियल सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना, उसके अंदर तरामीम नहीं करनी, उसको एम्पावर नहीं करना, तो पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए फौजी अदालतों के जरिए इंसाफ की कायल नहीं है। सो पीपल्स पार्टी आज इस जगह खड़ी है कि हाँ, हम फौजी अदालतों के इस कानून को आगे नहीं लेके जाना चाहते, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये बात तो हमारी जमात की तरफ से आ चुकी। हाँ, अगर गवर्नमेंट लाती है, पीपल्स पार्टी इसमें बैठ के अपना ब्रेनस्टॉर्म करेगी, लेकिन इन प्रिंसिपल साहब ये शर्त तो पहले भी रखी गई थी। जब पहली मर्तबा 2 साल के लिए फौजी अदालतें कायम हुई, दोबारा 2017 में कायम हुई, उस वक्त भी साथ साथ ये शर्त रखी गई थी कि इस दौरान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला के उसे बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। उसकी जिम्मेदार तो फिर जाहिर है पार्लियामेंट में बैठी तमाम सियासी जमातें हैं ना। देखिए तमाम का तो नहीं होता जी, ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे के जिम्मे होता है लेजिस्लेशन उसने मूव करनी है, क्योंकि ये कानून साजी ऐसी है। दूसरी गुजारिश ये है कि अब 5 महीने इनके भी हो गए, इनको भी पता था कि ये इशू आ रहा है, उसके लिए कोई लेजिस्लेशन इनकी तरफ से आई हो। जो 4-6 बिलों का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं उसमें ये लेजिस्लेशन तो मूव करने जा रहे हैं। क्या ये अपोजिशन को इस बात पे भी कोई कायल करेंगे कि हमने इन 5 महीनों के अंदर अपने जो रेगुलर जुडिशियल सिस्टम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म्स के लिए, एम्पावरमेंट के लिए ये कोशिश ये काविश की है, और इसके पैरेलल और इस बिल के साथ ही हम ये बिल भी पास कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन ये है, लेकिन जब वो बिल आएगा तो फिर पीपल्स पार्टी बैठेगी, देखेगी, सोचेगी कि हमने इस पे फाइनल ओपिनियन क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी का ऑप्शन ये नहीं है। ठीक, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, नून लीग का फिर क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी तो फिल वक्त सपोर्ट करने के हक में नहीं है फौजी अदालतों के बिल को। नून लीग 2 मरतबा खुद आप मूव कर चुके हैं, आप चूंकि उस वक्त उस साइड थे, अब क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? देखें, जब पहली दफा फौजी अदालतों को क्याम आया तो ये अकेले मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई है APS के वाकये के बाद। बिल्कुल तमाम सियासी जमातें वहां बैठी थी, बिल्कुल ऐसे उन्होंने बैठ के उस वक्त एक माहौल ऐसा पैदा हुआ गया था कि सब कन्विंस थे कि इस वक्त वो जो हार्ड क्रिमिनल हैं उन्हें आम अदालतों में लाकर सजा देना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस मिलिट्री कोड बनाए जाएं और उसमें सनसेट क्लास डाल दी गई थी कि खास वक्त के बाद जो है वो खत्म हो जाएंगे और बाकी ट्रायल उसी तरह जैसा नॉर्मल अदालतों में होगा। बाद में एक्सटेंशन देने के लेकिन उस वक्त जवाब पैदा किया गया, बाद में भी सबने सपोर्ट किया है। अब तक हम सबके सामने सारी चीजें रखी हैं। जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कुछ चीज होती है, पाकिस्तान के मफाद में कुछ चीज होगी तो हम सारे पहले भी बैठे हैं, आप भी बैठेंगे, लेकिन अभी तक तो चूंकि वो मेरा ख्याल है जो अभी एक्सटेंशन का टाइम था वो खत्म हो चुका है। इस हुकूमत ने ना किसी से रब्ता किया है, ना ये बैठे हैं, ना इन्होंने कुछ चीज सामने लाई है, ना ये पार्लियामेंट में आकर इन्होंने कोई बात की है,
नहीं नहीं, ये बात अभी बताइए कि क्या इसकी जरूरत है, और अगर जरूरत है तो इनको क्या इनके पास इन्फॉर्मेशन है या एविडेंस है कि अभी भी इन अदालतों की जरूरत है। उसके लिए यकीनन जब 2 दफा ऐसा हुआ है तो दोनों दफा एविडेंस हुकूमत ने पेश किया या एजेंसियां साथ लाई थी कि ये वजह है जिसकी वजह से हमें एक्सटेंशन की जरूरत है। अभी वो चूंकि इन्होंने अभी तक किसी राब्ता नहीं किया, हमारी जमात में अभी तक कोई ऐसी डिस्कशन हुई नहीं है। जब ये हुकूमत राब्ता करेगी, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी मामले में सिंसियर है या इनको रियली इनको कुछ अभी पता है कि ये कितने। कमेटी बना दी गई है, 2 रुकनी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और परवेज हटक साहब है कमेटी में, वो कल से राब्ते शुरू कर देंगे अपोजिशन की जमातों से। जब वो राब्ते करेंगे, जब वो मामला पेश करेंगे, जब वो कोई एविडेंस सामने रखेंगे, जब वो बताएंगे कि इस हालात में क्या जरूरत है और कितने हिस्से के लिए है, फिर जाहिर है जब मामला पार्टी के अंदर आएगा, पार्टी डिस्कस करेगी, उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में आ जाएगा, पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, उसी वक्त मैं इस पर कोई अपनी राय दे सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बड़ी बदकिस्मती ये हो गई है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सुबह से शाम तक, क्योंकि इस हुकूमत ने अपना वतीरा बना लिया है कि जो इशू है पाकिस्तान की आवाम के, जो सीरियस इशू है इस मुल्क के, जो सीरियस इशू पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है, उन पर ये बात ना होने देते हैं, ना ये इस पर बात करते हैं। उसकी निस्बत से प्राइम मिनिस्टर से लेकर गुजरा तक, सुबह से शाम तक, या नैब की बातें, या चोर और डाकू की बातें, या एहतसाब की बातें। भाई अब आपके पास हुकूमत है, आप कंटेनर पे नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क से पैसा बाहर लेके गया है, उनके खिलाफ केस बनाए, हमारे खिलाफ केस बनाए, हमें लटकाएं। लेकिन खुदारा जो पाकिस्तान के असल इशू है, जो पाकिस्तान की इकानमी का इशू है सबसे बड़ा, जिस तरफ पाकिस्तान के मामला जा रहे हैं, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, जो महंगाई का तूफान आपने खड़ा किया हुआ है, चले वक्त गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे पाकिस्तान का आम शहरी सब परेशान है। प्राइम मिनिस्टर की हाउस की चंद भैंसें बेचने से और मुर्गी और अंडे कहने से तो आप इकानमी ठीक नहीं कर सकते। बहरहाल मईशत को बेहतर बनाने के लिए ही, सेनेटर साहब, मईशत को बेहतर बनाने के लिए ही वजीर खजाना का यह दावा है कि सरमायाकारी लाने के लिए, कारोबार को आसान बनाने के लिए वो मिनी बजट लेके आ रहे हैं। इस मामले पे क्या नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेंगी हुकूमत की इस मूव को? चूंकि 23 तारीख को असद उमर साहब का कहना है कि वो मिनी बजट लेके आ रहे हैं। इस पे अपोजिशन का क्या रद्देमल होगा? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। हुमायूं अख्तर खान साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जाहिर है इतना बड़ा रिफॉर्म्स का लेजिस्लेटिव बिजनेस आपके सामने, मिनी बजट भी आप 23 तारीख को लेके आ रहे हैं, कैसे पास करवाएंगे? अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने का इरादा रखती है हुकूमत को। मैं 1 मिनट पहले ज़रा फौजी अदालतों पे बात कर लूँ। ये सेकंड 2 एक्सटेंशन हो चुकी हैं, ये तीसरी है, और हर एक्सटेंशन के वक्त कहा जाता है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क का जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर है। और जब से ये हमारी कार्रवाई शुरू हुई थी वॉर ऑन टेरर, तो मैं नहीं समझता कि एक भी आदमी जो पकड़ा गया हो उसको सज़ा मिली हो, एक भी नहीं। और इसी वजह से फौजी अदालतें आई थी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज 4 साल बाद भी हम उधर के उधर खड़े हैं। हालांकि अच्छे काबिल हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, जायद हामिद साहब या ज़फ़रुल्लाह बैरिस्टर साहब, लेकिन हमें कोई खातर खा तब्दीली निज़ाम को बेहतर बनाने में नहीं आए। मुझे उम्मीद है हुमायूं अख्तर खान साहब, उस वक्त जब फौजी अदालतों में पहली मरतबा जब फौजी अदालतें बनी थी 2015 में, साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान भी बना था, उसी जो तमाम जमातों की APC में जो इत्तफाक राय हुआ था, उसी जो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान था, उसमें यह नुक्ता भी था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाई जाएगी, जो आपने दुरुस्त बात की वो नहीं लाएंगे। एक बड़ी ये ऐसी एक चीज है जिस पे मुल्क की तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि PTI जो है अब इसको सही मानों में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी, ये आप देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ ये ज़रूरत महसूस करेंगी कि ये जो खुदा करके कुछ हालात बेहतर हुए हैं पाकिस्तान में, हमें कुछ अरसे के लिए ये अदालतें जो हैं ये कायम रखनी चाहिए, और साथ साथ जो हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है इसको बेहतर बनाने के इक़दाम हम करें। अब आपका सवाल था मिनी बजट का। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी सोच विचार हुई है इस पे, मुझे मालूम है, और इसके नतीजे में एक अच्छा बजट आएगा जो मुल्क का इकॉनमी का पहिया है वो
घूमना शुरू होगा, जो थोड़ा स्लो डाउन है वो उसमें बेहतरी आएगी और एक कॉन्फिडेंस जो है बिज़नेस कम्युनिटी का और बैरूनी सरमायाकारों का वो इस मुल्क में बहाल होगा। इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये सबको मालूम है। हमारी क्योंकि ये मनी बिल तस्वुर किया जाएगा और इसको सेनेट की रिकमेंडेशंस तो इस पे ज़रूर आएंगी, लेकिन सेनेट में पास कराने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सेनेट को नज़रअंदाज करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है इस वफाकी सिस्टम में। लेकिन ये मनी बिल हमारी क्योंकि नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है, ये हम अप्रूव करा लेंगे, इसमें हमें कोई दुश्वारी मेरे ख्याल पेश नहीं आएगी। लेकिन जो तनकीद आती है मायूतर खान साहब, ना तजुर्बाकारी का बार बार ताना मिलता है कि पहले आपने सितंबर में एक मिनी बजट आपने पास करवाया, अभी फिर 5 माह के दौरान आप दूसरा मिनी बजट लेके आ रहे हैं, तो ये ना तजुर्बाकारी का ताना ज़्यादा मिलता है कि वो कह रहे हैं, अपोजिशन कहती है एक ही मरतबा अब आप अगले बजट की तैयारी करें, ये किस चक्कर में पड़ गए? नहीं, इसमें देखिए ना, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इतना लंबा इंतज़ार नहीं किया जा सकता। देखें, हम अपने टेन्योर का 1 साल अगले बजट के चक्कर में ही ज़ाया कर दें। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारी नई फेसेस हैं, नए लोग हैं, और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे ज़िंदगी के जो भी कारोबारी ज़िंदगी थे उसमें कामयाब लोग हैं। और हमारी फाइनेंस टीम में तो काफ़ी तजर्बाकार टीम है, आपने देखी, और एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। मुल्क के जो भी नामवर इकोनॉमिस्ट हैं वो इस काउंसिल का हिस्सा हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक टीम में ना तजर्बाकारी है। सीनियर मिनिस्टर्स इसमें बैठे हुए हैं, सीनियर एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 23 को एक तसल्ली बख्श इकदाम आपके सामने आएगा। ठीक, अब जो मिनी बजट पे तनकीद होती है बहुत ज़्यादा कि टैक्सों का बोझ लाद दिया जाएगा, लेकिन असद उमर साहब ने आज उसकी थोड़ी सी वजाहत की है कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब के दौरान। उन्होंने क्या कहा, ये जान लेते हैं, फिर हम कायरा साहब की तरफ जाएंगे। जी बताएं। जी, 23 तारीख को जब मैं फाइनेंस बिल, अगर वो स्पीकर साहब उसकी डेट फिक्स कर दें तो मैं पेश करूंगा। हर दफा ये मैं बात बोलता हूँ, हर दफा टीवी पर उसके बाद खबर चलती है कि टैक्सों का बम गिरने वाला है, और मैं हर दफा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, ये कारोबार में सहूलत पैदा करने के लिए, सरमायाकारी में आसानी पैदा करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला ये जनवरी के अंदर हम अनाउंसमेंट्स कर देंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह उसके अंदर कवर हो जाएंगी। कारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी असद उमर साहब की, किस इंटेंशन के तहत, किस इरादे के तहत वो मिनी बजट लेके आ रहे हैं। सरमायाकारी में, कारोबार में सहूलत और आसानी पैदा करना उनका मकसद है। अब पीपल्स पार्टी ने बारहा हुकूमत को ये यकीन दहानी करवाई थी, पार्लियामेंट के उन्होंने फ्लोर पे भी कहा कि हम जहां भी अवामी मुफाद की कानून साजी होगी वहां हम वोट करेंगे, किसी किस्म की सियासी मुखालफत से बालातर होके। तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी फिर सपोर्ट करेगी हुकूमत की? देखिए, ये तो बजट जो मिनी बजट ला रहे हैं, वो फाइनेंस बिल लाएंगे, मिजानिया कौम का सामने रखेंगे कि क्या इरादा रखते हैं, तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन हमारे अख्तर साहब बहुत सारे सीनियर आदमी हैं, खुद भी इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया जो सिर्फ रिलीफ का हो। पाकिस्तान के अंदर आने वाला बजट रिलीफ के नाम पे होगा, शायद एक बिजनेस को कुछ बेहतर चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपने जो बड़े सेक्टर इस वक्त खौफ का शिकार है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को छोड़िए, पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर को तो पहले कॉन्फिडेंस दे दें ताकि वो इस मामले को बेहतर तरीके से आगे चला सके। करना क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक खौफ की कैफियत है, और पाकिस्तान में आपको IMF के पास जाने से पहले कुछ कंडीशनलिटीज मीट करनी है। आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, ये सारे काम आप करने पड़ेंगे। टैक्स नया इन्हांस करना पड़ेगा, आपको अपने टैरिफ जो है वो रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो असद उमर साहब तो पहले भी यही कहते रहे कि मेरे बजट से किसी आम आदमी पे कोई बोझ ही नहीं पड़ा, और बड़ा हैरान कुन बात थी कि जी हमारा 5 महीने में इन्फ्लेशन 0.4% बढ़ा। हालांकि आप जरा गौर कीजिए, आपको खुद भी पता होगा, लेकिन आप कैमरे के पीछे खड़े उस नौजवान को या उस बुजुर्ग को या उस हमारे भाई को पूछ लीजिए, या अपने स्टाफ में से किसी से पूछ लीजिए जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, कि इन 5 महीने में उनकी जिंदगी में आसानी पैदा हुई है या मुश्किल बढ़ गई है।
और 0.4% तो कुछ नहीं होता, उससे तो कोई बड़ा क़यामत नहीं आ जाती। हर चीज के रेट बढ़े हैं, ये फिर भी कहते हैं इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही। सो मेरी गुजारिश ये है, हुकूमत कहती है पीपल्स पार्टी के दौर में 11.2% बढ़ा था। नहीं बढ़ाए, पीपल्स पार्टी के दौर में 11.2% बढ़ा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में दहशतगर्दी इंतहा पे थी, आलमी कसाद बाजारी थी और दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन था। उस वक्त दुनिया में 2 बड़े फ्लड पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान के उस वक्त के हालात भी देखे ना, उस वक्त कहां थे, दुनिया पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। पाकिस्तान के अपने लोग दहशतगर्दी की वजह से और शॉर्टेज ऑफ एनर्जी की वजह से, वो बड़े फैक्टर्स हैं, उनको छोड़िए एक तरफ रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहा यही जाता है कि अवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वक्त इस महीने के जो बिजली के बिल आए हैं आम आदमी के, जो गैस के बिल आए हैं आम आदमी के, जो तेल के बिल आए हैं, उनको देख लीजिए और पता चल जाएगा। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली पास ऑन होती हैं जी। टैक्सेस हो, रिलीफ, जो टैक्स भी बड़े से बड़े आदमी पे लगेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो अल्टीमेटली कीमत का हिस्सा बन के अवाम पे पास ऑन हो जाता है। बिल्कुल, तो आम आदमी पे ही बोझ पड़ता है ना जी, एंड कंज्यूमर पे बोझ पड़ना और किस पे पड़ना है। ठीक, जावेद अब्बासी साहब, अब आपकी पार्टी जो है, आपके सदर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की हुकूमत को उन्होंने ऑफर की कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, मईशत के मामले पे किसी किस्म की सियासत नहीं होगी या फिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो मिनी बजट लेके आ रहे हैं असद उमर साहब के बकौल, तो ये बेहतरी के लिए आ रहा है, कारोबार में आसानी के लिए, सरमायाकारी में सहूलत के लिए। तो इस मामले पे फिर सपोर्ट करेंगे हुकूमत को, यानी कि जो बीमार मईशत है उसको अगर मिनी बजट की एक सर्जरी से गुजरना पड़ता है तो नून लीग ताउन करेगी? तो माया अख्तर साहब ने कहा, आज तक किसी वजीर खजाना ने कहा कि हम अवाम पे बोझ डालने जा रहे हैं? कभी नहीं कहा। कभी अभी इन्होंने कहा माया अख्तर साहब ने कि एक बड़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। माफी चाहता हूँ, मैंने इससे बड़ी इनएक्सपीरियंस टीम ने देखी, और अगर माया अख्तर साहब इस मुल्क की इकानमी ठीक करनी है और ख्वाहिश रखते हैं कि इस मुल्क को आगे ले जाए और इसकी इकानमी ठीक करें, तो इस टीम के बस का काम नहीं है। ये जो पहले मिनी बजट लेके आए थे, फाइनेंस बिल के लेके आए थे, इन्होंने अगर इनको ये अंदाजा नहीं था कि 4 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद दोबारा हम जाएंगे, ये हमारी भी हुकूमतें रही हैं। कभी किसी ने ये एक मजाक या ये खेल इस तरह खेलता है रोजाना की बुनियादों पर, देखिए खराबी कहाँ इन्होंने किया। इनको पहले दिन ये फैसला कर लेना चाहिए था कि हमारा गुजारा नहीं है, हमें IMF के पास जाना है, IMF से बात कर लेते। और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल अभी मार्केट के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के लोग जो परेशान है, बिल्कुल ठीक कहा खैरा साहब ने कि जब पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जब वो इन्वेस्ट नहीं करता तो दुनिया का कौन सा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा? आज लोग अपना पैसा होगा लोगों के पास दूर, लेकिन वो इस हुकूमत की बेयकीनी की वजह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जो बात शहबाज शरीफ साहब ने की है, बिल्कुल उन्होंने की थी वहाँ नेशनल असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हुकूमत ये मामलात, ये बड़े सीरियस मामले हैं इकानमी के, ये बहुत सीरियस माशी हालात से हमने गुजरा है। आज आप समर अब्बास सब देख रहे हैं जो हमारी हुकूमतों को बुरा भला कहते हैं। जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी थी कि आज उससे बेहतर हालात हो गए, क्या ग्रोथ उससे बेहतर हो गई है, क्या इन्फ्लेशन जो है उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, क्या स्टॉक एक्सचेंज उससे बेहतर परफॉर्म होना शुरू हो गई है, क्या डॉलर जहां हमने रोका हुआ था वहां ही रोका हुआ है, क्या जहां महंगाई जिस वक्त हमने कीमतें जहां स्टेबल रखी थी उससे कीमतें नहीं बढ़ी है। ये 5 महीनों में जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ जिनके लिए मुश्किलात पैदा किए, आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा किए, और अभी तक इस बात का तदारिक भी नहीं है, इस बात की समझ भी नहीं है। आज भी ये क्लेम करते हैं कि नहीं हम तो अब्बासी साहब मुझे 1 मिनट दें। जी 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 कायरा साहब तो बात कर। जी कायरा साहब 1 मिनट चाहिए। गुजारिश ये है कि ये इंसाफ की हुकूमत है, ये चोरों डाकुओं के पास क्या लेने जाएंगी, जो किस मुंह से जाएंगे, उनसे किस मुंह से तावन मांगेंगे? चोरों और डाकुओं से तो तावन नहीं मांगा जाता ना। जिनको आप हर वक्त चोर और डाकू कहते हैं उनके साथ तावन करने मांगने जाएंगे, फिर आप क्या बन के जाएंगे जी? तो इनको चाहिए कि और रास्ता ढूंढे। तो खान साहब ने कह दिया कि हमें असेंबली में आपके वोट की जरूरत नहीं है, सेनेट से लाजमी नहीं है कि मनी बिल पास करवाया जाए। मनी बिल पास करवाया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वो भी पता चल जाएगा। नहीं समर अब्बास साहब, वो भी पता चल जाएगा। असेंबली में फाइनेंस बिल के अलावा भी बहुत सी कार्रवाई होगी। हाँ। ये कहना बिल्कुल मेरा बिल्कुल सर, वो तो आपके वजीर कानून ने कल कहा है कि हमें अगर कानून साजी करना पड़ी, अवामी मुफाद की भी करना पड़ी, तो हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे। अपोजिशन हमारे साथ ताउन ही नहीं कर रही कानून साजी में। बट आपको मालूम है खैरा साहब, ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म लाइफ है।
ऑर्डिनेंस जो है जी आप सर, लेकिन नहीं ये हो सकता, आपको पता है कि मैक्सिमम 2 दफा आ खान साहब ने भी कहा, आपके वजीर खान साहब ने कहा, ये बिल्कुल कारी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना जी, अब आप तावन के लिए जाएंगे लेजिस्लेशन में, आप तावन के लिए जाएंगे बजट में, उन चोरों डाकुओं के पास जिनको रोज आप गालियां देते हैं। जी हुमायूं अख्तर खान साहब, सारे तो नहीं है ना जी कारा साहब। लेकिन आप तो अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों को ताना देते हैं ना। शहबाज शरीफ को रोज क्या कहते हैं, मेरी क़यादत को क्या कहते हैं, उनकी मर्जी के बगैर क्या जमातें चलेंगी? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे तो नहीं है ना, सारों को तो नहीं कहते ना जी। ठीक है, चले कमर कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं अख्तर खान साहब आपका, सेनेटर जावेद भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। और यकीनन हुकूमत को अब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, कानूनी उन्हें तरमीम से मुतल्लिक है, रिफॉर्म्स का मामला है, उन्हें अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए ये कहा जाता था कि बहुत सख्त रवैया इख्तियार ना करें, बहुत सख्त लहजा ना रखें, सियासत में तलखी पैदा ना करे हुकूमत खुद, ताकि उसे कई मामलात में अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा, अपोजिशन का ताउन दरकार होगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।